प्यारे बच्चों, आज हम लोग आशा ट्यूटोरियल के माध्यम से कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम सीबीएसई बोर्ड का जो है व्याकरण खंड का पहला जो चैप्टर है वाक्य भेद, जिसमें हमें वाक्य भेद के बारे में रचना के आधार पर वाक्य के क्या नियम है, क्या उसके भेद है, कितने प्रकार हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा वाक्य जो शब्द है उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का तथा उन्हें दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न शब्दों के योग से वाक्य बनता है। वाक्य में सामान्यतः दो दृष्टियों से वाक्यों के भेद किए जाते हैं। प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है। वाक्य बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है। यानी जो वाक्य है, चाहे छोटा वाक्य हो चाहे बड़ा वाक्य, उसके अंदर जो एक निहित अर्थ होता है, जो भाव होता है, वह वाक्य उसे प्रकट करने में क्या होता है, समर्थ होता है। अभी मैंने वाक्य के बारे में यह संक्षिप्त जानकारी दी। आगे हम पढ़ाएंगे वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य की परिभाषा है कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीत होती है, वाक्य कहलाता है। हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, अथवा सार्थक शब्दों का समूह, ठीक है, सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। देखिए यहां परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीत होती हो, उसे वाक्य कहते हैं। हम इसको संक्षेप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, अभी क्या है, एक वाक्य है। इसमें जो शब्द है सब सार्थक है और एक समूह में है। अगर इन्हीं शब्दों को दूर दूर तक रख देंगे तो फिर ये वाक्यों का समूह नहीं बन पाएगा, वाक्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर ये स्वतंत्र हो जाएंगे, इनका अर्थ स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन जब ये व्याकरण के नियमों से यहाँ पर बंधते हैं, एक समूह में होते हैं, एक निश्चित दूरी के अंतराल पर होते हैं, तो ये पूरा पूरा अर्थ मिल करके देते हैं। ये वाक्य, ये पूरा पूरा अर्थ जो है मिल करके देते हैं वाक्य। ये पूरा पूरा अर्थ जब मिल करके देते हैं तो इसे हम कहते हैं वाक्य। तो सार्थक शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब बच्चों हम वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वाक्य भेद में के दो आधार हैं। एक होता है अर्थ की दृष्टि से, एक होता है रचना के आधार। पहले हम आपको पाठ्यक्रम में ये अर्थ की दृष्टि से जो है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पढ़ाना है, इसलिए उसकी जानकारी देना है। केवल हम उसके नाम ही आपको बताएंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है। पहला विधानवाचक है, निषेधवाचक है, दूसरा, तीसरा आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ये 8 प्रकार जो वाक्यों के हैं ये अर्थ की दृष्टि पर है। और हमारे जो पाठ्यक्रम में है वह है रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद। रचना की दृष्टि जो हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है वह यह है, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य है,
मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। ये हमारे जो है 3 भेद हैं। अब इन भेदों को हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। आइए, अभी मैंने बताया वाक्य के 3 भेद हैं रचना के आधार पर, सरल, मिश्र और संयुक्त। अब उन वाक्यों के अध्ययन से पहले वाक्य के अंग आता है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य है। एक वाक्य है, उस पूरे वाक्य में किसके विषय में चर्चा हो रही है, जिसके विषय में चर्चा हो रही है वह होता है हमारा उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय। ये विधेय क्या है? यानी पूरे वाक्य में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है वह है हमारा विधेय। उद्देश्य तथा विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ये 2 उदाहरण है, एक ये है और ये है। दिए गए उदाहरणों में उद्देश्य एवं विधि इस प्रकार है। उद्देश्य, पहले वाक्य में उद्देश्य क्या है? श्याम, ठीक। और विधेय क्या है? बाजार से फल लिए। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में अगर आप देखेंगे तो बच्चे उद्देश्य हो जाएगा और पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। क्योंकि इन दोनों वाक्य में आप देखिए, श्याम ने बाजार से फल लिए, इस वाक्य में पूरी बात किसके बारे में कही गई है? श्याम के बारे में। इसलिए श्याम क्या हो गया? उद्देश्य। दूसरे वाले वाक्य में बच्चों के बारे में चर्चा है, इसलिए बच्चे क्या हो गए? उद्देश्य। बाजार से फल लिए गए, ये क्या है? श्याम के बारे में बताया गया है, इसलिए वो क्या है? विधेय है। और पतंग उड़ा रहे हैं, यह बच्चों के बारे में बताया गया, इसलिए वो क्या है? विधेय है। आगे उपवाक्य। वाक्य के अंतर्गत उपवाक्य एक छोटा सा विषय है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है, यानी वाक्य का एक भाग होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उपवाक्य कहलाता है। यानी उपवाक्य का मतलब होता है वाक्य का एक भाग है जिसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है, जिसका अपना एक अर्थ होता है। तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ को प्रकट करे उसे प्रधान उपवाक्य, तथा जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। देखिए, इसको समझिए। और आश्रित उपवाक्य यानी जो उपवाक्य वाक्य से अलग हो जाए, अलग होने पर भी अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है स्वतंत्र रूप से, तो वह तो होता है प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। और जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से अलग होकर के अपना पूरा अर्थ न दे उसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। उदाहरण के लिए, यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ा, यहां मैं चल पड़े ये प्रधान उपवाक्य है, और यदि बस आ जाए ये क्या है? आश्रित उपवाक्य, उस पर निर्भर है। आश्रित का मतलब होता है कि ऐसा उपवाक्य है जो मुख्य उपवाक्य पर क्या होता है? निर्भर होता है। उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, ठीक। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होते संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सीधे सीधे समझिए कि ऐसा उपवाक्य जो किसी संज्ञा के स्थान पर आता है और संज्ञा के कर्तव्य को पूर्ण करता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के आरंभ में क्या आता है? की आता है।
संज्ञा उपवाक्य की पहचान ही होती है कि उसका शुरुआत जो है की से होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि इसका शुरुआत क्या हुआ है, की से हुआ है। पहचान मैंने पहले बताया क्या, यह कि उपवाक्य के आरंभ में की शब्द होता है, किसके, संज्ञा उपवाक्य। ठीक। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद को विशेषता को बताता है। संज्ञा पद के विशेषता को बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य। भाई विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ विशेषण जब उपवाक्य आ गया, अर्थात विशेषण है तो किसी संज्ञा की विशेषता को बताएगा ही, तो इस आधार पर विशेषण उपवाक्य का जो परिभाषा होता है वो ये होगा कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा पद की विशेषता को बताएंगे उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है, ये उदाहरण है। वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, ये दो उदाहरण। दोनों वाक्यों में जो कल रोया था, देखिए जो ये और जिनको आप लाए थे, ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। दिए गए उदाहरण में क्यों कि ये दोनों जो है किसी संज्ञा की क्या करें, विशेषता को बता रहे हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, अगर सीधे सीधे समझे क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया विशेषण तो वो होता है जो क्रिया की विशेषता को बताए। इस आधार पर क्रिया विशेषण उपवाक्य की जो परिभाषा बनती है वो यह है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, ये उदाहरण है। दूसरा, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, ये दो उदाहरण है। अब इन दोनों वाक्यों में जब आग लगती है ये और जब वह हमारी ओर देखते, ये क्या है, क्रिया विशेषता है। ठीक, क्या है, क्रिया, क्योंकि किसी ये दोनों उपवाक्य क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आगे है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसकी मैं शुरुआत में चर्चा किया था। उसमें पहला वाक्य है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है तथा एक हो समापिका क्रिया होती है, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। देखिए इसमें जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, देखिए ठीक, जिन वाक्यों में, यहां से देखिए ये वाक्य यहां है और फिर ये यहां है।
जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसमें कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं होता है। भाई जो सरल वाक्य होगा उस पर कोई ऐसे वह जाता है, वह खाता है, राम विद्यालय जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये सब क्या है? सरल वाक्य है। ठीक, सरल वाक्य है तो इसमें कोई आश्रित वाक्य नहीं होता है। जैसे वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया, इन वाक्यों में रेखांकित पद जो है मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं, जहां पर एक ही प्रधान वाक्य है। अतः ये सभी क्या है? सरल। यानी इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। सरल वाक्य की पहचान यही है कि एक उद्देश्य और एक विधेय जहां भी होगा वो क्या हो जाएगा? से उसमें क्या पूरे वाक्य में माँ के बारे में चर्चा, माँ उद्देश्य है। माँ ने क्या किया? खाना बनाया, ये विधेय है। यानी एक कर्ता और एक क्रिया। जहां पर एक कर्ता और एक क्रिया होगी वह क्या होगा? सरल वाक्य होगा। दूसरा, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी मिश्र वाक्य की परिभाषा बताई गई कि इसमें क्या होगा? एक मेन वाक्य, मेन माने मुख्य वाक्य होगा जो उस पूरे वाक्य का सर्वे सर्वा होता है, उसको हम कहते हैं मुख्य वाक्य या प्रधान उपवाक्य। और उसके बाद उस पर जो है आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वह एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा बनती है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को व्याकरण में क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, दूसरा है कि वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा। मैंने दो उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों में, उपरोक्त उदाहरण में देखेंगे रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे, जबकि शेष भाग गौड़ यानी आश्रित उपवाक्य है। जैसे ये, ठीक, मुख्य वाक्य जब बाकी क्या है? आश्रित है। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में क्रमशः की या जोक से द्वारा जोड़ा, यानी की। देखिए यहां की लगा है, ये इसका यहां जो लगा है, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। जो रेखांकित है वो क्या है? मुख्य है। अतः ये सभी क्या है? मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। आगे संयुक्त वाक्य, जो तीसरा प्रकार है वह है संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त शब्द का मतलब समझ रहे? संयुक्त माने क्या होता है? कि दो चीजें आपस में जुड़ी हो। संयुक्त का मतलब यही है। तो जब दो चीजें आपस में जुड़ती है तो उसको संयुक्त कहते हैं। तो यहां पर भी दो चीज जुड़ेगी। देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय या योजक शब्द के द्वारा, जैसे और, या है, तथा है, एवं है, एवं, कहाँ चला गया भाई? कहाँ से गड़बड़ कर लिया ये? वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय या योजक के द्वारा, जैसे और है, या है, तथा है, या एवं, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। देखिए हम सीधे सीधे आपको समझा रहे हैं कि जब दो सरल वाक्य और योजक शब्दों के द्वारा जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण में देखिए आप, देखिए कि दिल्ली चलो, देखिए दिल्ली चलो एक वाक्य है, तुम मुझे खून दो
एक वाक्य। अब ये दोनों वाक्य किसके द्वारा से जुड़े हैं? और की। इसे क्या कहते हैं? जो और है इसको कहते हैं योजक। तो जब दो सरल वाक्य किसी योजक के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा, ऐसे पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। ठीक, अभी देखो यहां लेकिन लग गया। ये लेकिन क्या है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में जो रेखांकित पदयोजक शब्द है, जो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं, इस आधार पर ये सभी वाक्य क्या हैं? संयुक्त वाक्य हैं। वाक्यों का रूपांतरण या परिवर्तन। वाक्य रूपांतरण या परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है कि वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना, यानी उसके वाह स्वरूप बदलेगा, लेकिन वाक्य का जो भाव है, जो अर्थ है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती? वाक्य रूपांतरण। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कराना। जैसे कोई सरल वाक्य उसका मिश्र वाक्य बनाना या संयुक्त वाक्य बनाना, क्या है? वाक्य रूपांतरण है या वाक्य रचनांतरण है। वाक्य भेद परिवर्तन की प्रक्रिया में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वाक्य केवल प्रकार बदला जाए, अर्थ या काल वाले समय। जैसे मान कोई वाक्य है, सरल वाक्य, वह जाता है, तो वह जाता है क्या है? वर्तमान काल का वाक्य है। अगर इसको बदलना है तो उसका प्रकार बदले, उसका समय न बदल जाए कि वर्तमान काल से भूतकाल में चला जाए, उसका पूरा अर्थ न बदले, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। जैसे साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त, यानी इन तीनों का आपस में एक दूसरे में परिवर्तन होता है। अब ऐसा परिवर्तन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। पहला कि केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो वाक्य अब दिया गया उसको किसमें बदलना है, तो उसका वाक्य का केवल स्वरूप बदलना चाहिए, उसका अर्थ और समय नहीं। दूसरी चीज, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द जोड़े जाते। क्योंकि कि इसलिए यदि किसी वाक्य को अगर बदलते हैं तो कुछ में जोड़ना पड़ता है, विकारी शब्दों को, कुछ में से हटाना भी पड़ता है। तो जब हम सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य बनाएंगे तो वहां पर अव्यय या योजक शब्दों को जोड़ते हैं, और जब संयुक्त या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो वहां से योजक शब्द और संयुक्त संबंध बोधक अव्यय वाले शब्दों को क्या करते हैं? हटाते भी हैं। आगे, संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्ययों का लोप करना चाहिए। हटाते हैं भाई, जोड़ते भी हैं, जरूरत पड़ने पर हटाते भी हैं। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं। जब भी वाक्य का परिवर्तन एक दूसरे में करे तो वाक्य का रचना बदलना चाहिए, उसका स्वरूप बदलना चाहिए, उसका अर्थ और काल माने समय नहीं बदलना चाहिए। सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द जोड़े भी जाते हैं, जैसे क्योंकि, यानी कुछ शब्द जोड़े जाएंगे और कुछ शब्द हटाए भी जाएंगे। संयुक्त और मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्ययों का लोप होता है, हटाना भी चाहिए। इस प्रकार बच्चों, मैंने आप लोगों को वाक्य जो आपका विषय वस्तु है उससे संबंधित, जो आपके पाठ्यक्रम में संबंधित है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, उसके अंतर्गत निहित जो वाक्य उपवाक्य है, उस सारी विषय वस्तु पर मैंने आपको
बताने का पूरा प्रयास किया गया, समझाने का। आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझिए और अभ्यास करिए, ठीक है। बाकी इसके साथ जो प्रैक्टिस सेट है आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।